नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि आप ये मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में यही मास्क सबसे बड़ा हथियार इस वक्त बना हुआ है। तो चलिए कच्चा चिट्ठा में हम अपनी खबरों की शुरुआत करते हैं। लगातार विपक्षी दलों और जनता का विरोध झेल रहे इमरान खान को उनके ही दिए एक बयान ने मुसीबत में डाल दिया है। इमरान खान ने टेलीथॉन के दौरान एक सवाल के जवाब में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह पर्दा ना करना है, ये कह दिया। इस बयान के बाद इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम में आड़े हाथों ले लिया गया। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इमरान खान का विरोध होने लगा। नहीं, इमरान की 2 पूर्व पत्नियों ने भी बयान दिया और इमरान को सबसे बड़ा ढोंगी करार दिया। देखिए पाकिस्तान में हो रही इमरान की फजीहत की पूरी कहानी। ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। 4 अप्रैल 2021 यही वो तारीख है जब इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ही जुबान से ये इकरार कर लिया कि कट्टरपंथी विचारधारा उनकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। कभी ऑफिस जाने को जिहाद से जोड़ने वाले इमरान ने ये साबित कर दिया कि उनका नया पाकिस्तान कट्टरपंथ की जंजीरों में कैद रहेगा। दरअसल 4 अप्रैल को टेलीथॉन के दौरान इमरान खान से कॉलर ने पूछा कि रेप और यौन हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की क्या योजना है। तो जवाब में इमरान खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया। पहला सवाल मेरा ये है कि जो आजकल हमारे मुल्क में जो जिनसी ज्यादतियों का जो सिलसिला बच्चे और बच्चियों, मासूम और कमसिन बच्चियों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस सिलसिले में आपने और आपकी टीम ने कोई इक़दाम किए हैं? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर लोगों को, यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। इमरान खान के बयान के क्या मायने हैं, इससे आसानी से समझा जा सकता है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का मानना है कि बढ़ती बलात्कार की घटनाओं और यौन हिंसा के पीछे समाज में फैलती अश्लीलता वजह है। अगर महिलाएं पर्दा करें तो रेप की घटनाएं कम हो जाएंगी। अश्लीलता से उत्तेजना बढ़ती है और लोग खुद को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे में अश्लीलता बढ़ती है तो रेप की घटनाएं भी बढ़ेंगी। सरकार के कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, समाज में फैलती अश्लीलता को कम करना होगा। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीज़ें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीज़ों से। अब हमें एज अ माशरे जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें हमारे टीवी के ऊपर लोग बैठे हैं, और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फ़ोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था। तस्वीरें 1984 की हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे तब उनके विचार क्या थे, उनके ख्यालात कैसे थे। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान ने जैसे ही रेप जैसे गंभीर मुद्दे को पर्दे से जोड़ा, बवाल मच गया।
उनकी 2 पूर्व पत्नियों जेमिमा गोल्डस्मिथ और रेहम खान ने उन्हें उनके पुराने दिन और पुरानी बातें याद दिलानी शुरू कर दी। जेमिमा गोल्डस्मिथ ने ट्विटर पर कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए लिखा कि कुरान में लिखा है कि पर्दा करने की जिम्मेदारी पुरुषों पर है। इसके मुताबिक आप अपने मानने वालों से कहिए कि वो अपनी आंखों पर संयम बरतें और अपने निजी हिस्से को पर्दे में रखें। मैं जिस इमरान खान को जानती थी वो ऐसी बातें नहीं किया करते थे। वो मर्दों को आंखों पर पर्दा रखने को कहते थे। वही इमरान खान की दूसरी पत्नी रही रेहम खान ने भी इमरान को जमकर लताड़ लगाई है। रेहम खान ने तो इमरान को ढोंगी करार दे दिया। एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को महिलाओं के मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मैं इमरान से मिली थी तब मैंने उन्हें ढोंगी करार दिया था। इमरान खान मर्दों के लिए रोल मॉडल बनने में नाकाम रहे। ऐसा कई बार हो चुका है। इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए और प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को पाठ पढ़ाए जाने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा आमना इलियास है। फिल्मों में काम करना इनका पेशा है। यही नहीं, इमरान खान की बहुत बड़ी पैरोकार भी हैं। लेकिन बलात्कार की घटनाओं को पर्दे की प्रथा से जोड़ने पर आमना बेहद खफा है। आमना इमरान से अपना बयान वापस लेने की मांग कर रही है। मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बात पूरी एक्सप्लेन करें। भैंसें, मुर्गियां, डॉल्फिन्स, घोड़े, कुत्ते, बिल्लियां और बच्चे, उनको गाइड करें कि कैसे वल्गर ना हो। जितना फोकस आपने वल्गैरिटी पे किया है, अगर उसका 50% भी आप लॉ पे करेंगे ना तो यकीनन फर्क पड़ेगा। जाहिर है, पाकिस्तान की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और जनता तक इमरान खान के बयान से नाराज है। बलात्कार और यौन हिंसा के बढ़ते मामलों से वहां के लोग परेशान हैं। लेकिन इमरान खान हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा के पैरोकार बनकर सारा दोष पीड़ित पक्ष पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में इमरान खान के खिलाफ बढ़ता आक्रोश विद्रोह की शक्ल भी ले सकता है। बाजवा के आतंकी शोले ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की एक ऐसी साजिश है जिसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सुलझाया। आतंक का ये मॉड्यूल एकदम नया है और दुनिया में शायद ही कहीं इसका इस्तेमाल किया गया हो। आपने आतंकी हमला सुना होगा, आतंकी धमाका सुना होगा, फिदाइन हमला सुना होगा, लोन वुल्फ अटैक भी सुना होगा, लेकिन साजिश इन सबसे बहुत आगे की है। आतंकवाद के ऊपर दुर्घटना का पर्दा डालने की कोशिश और देश की आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक नापाक जो कवायद थी, जो साजिश थी, वो होनी थी। आतंकवाद के इस नए मॉड्यूल को चला रहा है पाकिस्तान में बैठा बाबा खान नाम का एक शख्स। दुकानों में आग लगाते हुए शख्स की ये तस्वीर आम भले लगी, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश है। ये आतंकियों की हताशा की निशानी और नए मॉड्यूल खड़े करने की साजिश का सबूत है। सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स दुकानों के शटर पर तेल छिड़क रहा है। इसने पीपीई किट पहनी है। ये कई दुकानों के शटर पर तेल छिड़कता है और उसके बाद आग लगा देता है। मार्च को अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगी आग में 7 दुकान जलकर खाक हो गई थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो पहले आपसी रंजिश का मामला लगा, लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली जिसकी पड़ताल करने पर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल आईएसआई सीमा पार से देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इसके लिए तैयार किया गया है नया मॉड्यूल। आईएसआई ने छोटे मोटे अपराधियों को अपनी फायर ब्रिगेड और आतंकी साजिशों में शामिल कर लिया था। फायर ब्रिगेड यानी वो लोग जो आईएसआई हैंडलर के कहने पर कहीं पर भी आग लगाकर फरार हो जाते हैं। अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगी आग के पीछे आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। ये कोई छोटी साजिश नहीं थी, बल्कि परफेक्ट आतंकी प्लान था, जिसकी पड़ताल करने पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच भी हैरान रह गई।
आईएसआई हैंडलर बाबा खान ने न कि केवल अहमदाबाद के बाजारों में आग का प्लान किया था, बल्कि लोन वुल्फ अटैक का भी ट्रायल प्लान कर चुका था। आईएसआई के हैंडलर बाबा खान नाम के एक शख्स ने फेसबुक से अहमदाबाद के सड़क छाप गुंडों को संपर्क किया, जिसमें अहमदाबाद के भूपेंद्र, अनिल और संकेत से संपर्क जारी रखा। पहले मैसेंजर पर बातचीत हुई, फिर व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। बाबा खान ने कोई बड़ा काम करने को कहा, ऐसी जगह आग लगाने को कहा जहां भीड़ हो और लोग ज्यादा हताहत हों। हिरासत में खड़े इन दो शख्स में से एक है भूपेंद्र। बाबा खान से बात करने के बाद भूपेंद्र ने रेवड़ी बाजार में आग लगाई। इसने जो बाबा ने बोला गया भाई जान हानि होनी चाहिए और ज्यादा आर्थिक नुकसान होना चाहिए, उसने आग लगाई, उसने वीडियो क्लिपिंग भेजी, तब हैंडलर इसको बोलता है भाई इसमें मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब इसमें कोई किसी की जान गई नहीं, साथ ही दुकान चले, तो वो बोलता है भाई इस काम में मजा नहीं आया। मतलब उसका मोटिव था ही जान हानि करवाना और बड़ा आर्थिक नुकसान करवाना। आग जल्दी बुझ गई इसलिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान होता। इसमें एक चीज़, अगर आपने उस एरिया को देखा है तो जानते हैं बहुत ही कंजस्टेड विस्तार है वो, और वहाँ पर अगर समय से फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं पहुँचते तो ये आग बहुत बढ़ सकती थी। जिस बाजार में भूपेंद्र ने साथियों के साथ मिलकर आग लगाई वो एक बड़ा कपड़ा मार्केट है। आग फैलती तो रिहायशी इलाकों तक जाती और नुकसान बड़ा होता। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक आईएसआई हैंडलर बाबा खान ने भूपेंद्र और उसके साथियों को आतंकी हमले के लिए उकसाया था। इसके लिए उसने व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया। अहमदाबाद के रेवड़ी बाजार में लगी आग का वीडियो देखने के बाद बाबा खान ने भूपेंद्र को कहा कि मज़ा नहीं आया, कुछ बड़ा सोचो। तो बड़ा क्या था? बड़ा ये था कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हथियार से लोगों पर हमला करके दहशत फैलाना। मार्केट में आग लगाने के बहाने बाबा खान ने भूपेंद्र और उसके साथियों का ट्रायल लिया था। उसे उम्मीद थी कि यह आग किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है, इसलिए आतंक के नए मॉड्यूल को भरोसे में लेने की कवायद की गई। नुकसान भले कम हुआ, लेकिन आग लगाने के इनाम के तौर पर भूपेंद्र और उसके साथियों को 1.5 लाख रुपए दिए गए। ये पैसा हवाला के जरिए मुंबई और वहां से अहमदाबाद भिजवाया गया। आतंक की साजिश का खुलासा भूपेंद्र और उसके साथियों के चैट से हुआ, जिन्हें कराची से मैसेज भेजे जा रहे थे। जो 1.5 लाख रुपए आए थे वो मनीष को बोला, बाबा पठान ने मनीष को बोला कि भाई 10 रुपए के कोई भी नोट है उसका नंबर आप मुझे बता देना। ये प्रवीण ने 10 रुपए के नोट का नंबर जो हैंडलर है उसको बताया। जो मुंबई में पैसा आया वो एक आंगड़िया में आया, और आंगड़िया में भी 10 नंबर का उसने नोट बोला, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। उस आंगड़िया में इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वो पैसा दुबई से आया हुआ है, एक व्यक्ति ने दुबई से भेजा। क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी 2020 से ये लोग आईएसआई के हैंडलर बाबा खान के संपर्क में थे। इससे पहले भी बाबा खान इनका आतंकी टेस्ट लेने का प्लान बना चुका था। नए टेरर मॉड्यूल को लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने बाकी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। हिंद महासागर ने करीब 8000 किलोमीटर दूर लाल सागर से जंग की आहट सुनाई पड़ रही है। दरअसल मंगलवार को ईरान के एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया। उस जहाज पर हमला किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस मालवाहक जहाज में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान तैनात थे, लिहाजा ईरान ने इस वाकये को गंभीरता से लिया। लेकिन तनाव की असली वजह है इस घटना में इजराइल का नाम सामने आना। वहीं इजराइल जिसके संबंध ईरान से कभी ठीक नहीं रहे। लाल सागर में जंग की दस्तक। एक जहाज पर हमले से टेंशन। यमन के पास लाल सागर में सालों से खड़े ईरान के मालवाहक जहाज पर हमला क्या हुआ,
सनसनी फैल गई। ईरान से लेकर इजराइल और इजराइल से लेकर अमेरिका तक जंग की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि ईरान के जिस जहाज को निशाना बनाया गया था वो सिर्फ सामान ढोने के इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये जहाज ईरान के अर्ध सैन्य बल यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का अड्डा है। सऊदी अरब ने लाल सागर में ईरान के इस जहाज को लेकर कई बार आलोचना की है। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार और पैसा मुहैया कराता है, लेकिन ईरान ने इस बात का खंडन किया है। ईरान का कहना है कि समुद्री लुटेरों से बचने के लिए इस जहाज की तैनाती की गई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा बवाल तो इस बात का मचा हुआ है कि इस जहाज पर हमले के पीछे इजराइल का नाम आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस ईरान के जहाज पर इजराइल ने ही हमला किया है। दरअसल एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया है कि उसी ने जहाज पर मंगलवार सुबह हमला किया। हालांकि जब इस बारे में इजरायली अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लिहाजा ईरान सीधे सीधे इजराइल को इस घटना का जिम्मेदार बता रहा है। Iran has confirmed an attack on its cargo ship in the Red Sea, suspected to have been carried out by Israel. A spokesperson for the Iranian Foreign Ministry said the explosion occurred on Tuesday and caused minor damage with no casualties. In a statement, spokesperson Saeed Khatibzadeh said the civilian ship was stationed there to secure the region against pirates. सबको पता है कि इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है। अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है और ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर तनातनी लंबे समय से जारी है। ऐसे में इस हमले के लिए सीधा शक इजराइल पर जाना तय था। ऊपर से एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जैसे ही ये बात पता चली कि इजराइल ने इस हमले की जानकारी अमेरिका को दे दी थी तो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने एक बयान जारी किया। हम लाल सागर में साविज की संलिप्तता वाली घटना संबंधी मीडिया रिपोर्ट से अवगत हैं। हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इस घटना में अमेरिकी बलों की कोई संलिप्तता नहीं है। हमारे पास कोई अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए नहीं है। लेकिन ईरान शायद इस घटना में इजराइल का हाथ होने से इनकार नहीं कर पा रहा, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजराइल के जहाज पर भी हमला हुआ था और इजराइल ने आरोप लगाया था कि यह हमला ईरान ने किया था। ये कहना जरा जल्दी होगा कि किसने ईरान के मालवाहक पोर्ट पर हमला किया है, क्योंकि ईरान की दुश्मनी वहाँ पर कई देशों के साथ है। उस क्षेत्र के सऊदी अरबिया और यूएई भी ईरान से खुश नहीं है, उनकी भी नाराज़गी है और दोनों के बीच में कहा जाता है कि प्रॉक्सी वार भी होती रहती है, यानी इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। फिर इजराइल से तो खुली दुश्मनी है। दरअसल ये पूरा वाकया तब पेश आया है जब ईरान और उसके सहयोगी देश परमाणु समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल होने की संभावना पर वियना में चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था। इस समझौते के तहत ईरान ने 2025 तक अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत अधिक सीमित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन ट्रंप का तर्क था कि इससे ईरान के लिए परमाणु हथियारों का रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि इजराइल बार बार कहता रहा है कि अमेरिका को इस परमाणु समझौते में दोबारा शामिल नहीं होना चाहिए। इजराइल नहीं चाहता कि किसी तरह भी ईरान शक्तिशाली बने या दोबारा ईरान इस काबिल बन सके कि वो इजराइल को पुनः चुनौती दे सके। इजराइल अंदर ही अंदर इस बात से खुश नहीं है कि अमेरिका वियना में हो रही बातचीत में, जिसमें कि दोबारा अमेरिका और ईरान के बीच एक परमाणु संधि हो सके, उससे खुश है। इजराइल ये नहीं चाहता है, इसलिए इजराइल की कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरह ये बातचीत टूट जाए। साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरान के नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर
जबरन कब्जा कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। यही नहीं, पश्चिम एशिया में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल परेशान है। हालांकि इजराइल और ईरान में कभी जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान उन गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इजराइल को निशाना बनाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह और फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास। हालांकि दोनों देशों के बीच अगर लड़ाई हुई तो ये बर्बादी की वजह बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और इजराइल की सरहदों पर भारी असलहों से लैस उसके सहयोगी। वहीं इजराइल के पास भी एक ताकतवर सेना है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी हैं, जबकि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का भी समर्थन हासिल है। ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है या कश्मकश जो है ये काफ़ी पुरानी है। ईरान उन देशों में से एक है जो इजराइल को मान्यता नहीं प्रदान करता। ईरान का मानना ये है कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरीज है फिलिस्तीन की और उसकी गवर्नमेंट के साथ उसका कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं है और वो अमेरिकन और इजरायली पॉलिसी जो मिडिल ईस्ट में है उसका खुल के बहिष्कार करता है। अमेरिका की वजह से ही नहीं बल्कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव की कई दूसरी वजहें भी हैं। लिहाजा ये तनाव जंग के शोलों में तब्दील न हो जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। फिलहाल ईरान के जहाज पर हमले के पीछे छिपे चेहरों की पड़ताल की जा रही है। इजराइल इस मामले में अपनी भूमिका से इनकार कर चुका है और जो बाइडेन तटस्थ नजर आ रहे हैं।